एल सी ऑसिलेशंस, हमारे पास एक एल यानी कि इंडक्टर है, एक सी यानी कि कैपेसिटर है। तो इस तरीके से हमारे पास एल एंड सी का कॉम्बिनेशन आ जाता है। अब इसको किस तरीके से स्टार्ट किया जाता है, इसमें ऑसिलेशंस होते हैं। बेसिकली यहाँ पर अगर मेरे पास कुछ चार्ज है तो उसके कारण यहाँ पे कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा। पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो यहाँ पर इस तरीके से फिर हमारे पास करंट फ्लो होगा। यहाँ पर इस तरीके से करंट फ्लो होगा तो फिर यहाँ से इवेंचुअली चार्ज खत्म हो जाएगा, अब इसमें करंट आ जाएगा। तो ऐसा होता है एक्चुअली, इंडक्टर पे अचानक से करंट चेंज नहीं हो सकता, इसमें अचानक से पोटेंशियल डिफरेंस नहीं चेंज हो सकता। तो वो दोनों आपस में ऑसिलेट करते रहते हैं, कभी एनर्जी इसमें स्टोर होती है, कभी इसमें स्टोर होती है। तो वो चीज़ें हमें देखनी होती है, उसकी कुछ फ्रीक्वेंसी होती है, वो एलसी ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी आ जाती है। सारी की सारी चीज़ें चेक कर लेते हैं। तो इनिशियल कंडीशन हम मान के चलते हैं, लेट्स से यहाँ पर हमारे पास इसके ऊपर प्लस क्यू नॉट चार्ज, हमने कैपेसिटर को चार्ज कर रखा था और उसको फिर यहाँ पे कनेक्ट किया है। तो इसके ऊपर चार्ज है लेट्स से क्यू नॉट, यहाँ पे प्लस क्यू नॉट है, यहाँ पर माइनस क्यू नॉट है, इस तरीके से। ऑलराइट, तो अब एक बात बताओ, यहाँ पर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस लिखना है। तो अच्छा, यहाँ पे नहीं लिखूंगा, किसी टाइम पे यहाँ पे सिर्फ क्यू चार्ज बचा है, यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज इस तरीके से बचा है, और यहाँ पर इस तरीके से करंट है आई। ऐसे क्यों लिखा, देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, वही इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा, तो उसी को मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब मुझे पोटेंशियल लिखना है। लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो इस पॉइंट से स्टार्ट करता हूँ। देखो ये नेगेटिव पे है, ये पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे ये वाला हमारा हायर पोटेंशियल पे होगा। तो इस तरफ जाएंगे तो हमारे पास पोटेंशियल बढ़ेगा, है ना। कितना होता है एक कैपेसिटर के अक्रॉस हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, हमारे पास होता है वैल्यू प्लस क्यू डिवाइडेड बाय सी। ठीक, फिर यहाँ से मैं आया इस तरफ। अब यहाँ पर मैं करंट के डायरेक्शन में, देखो करंट का डायरेक्शन इस तरफ है, उस डायरेक्शन में अगर मैं इंडक्टर के क्रॉस जाता हूँ तो माइनस एल डी आई बाई डी टी होता है ना, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। और इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए, मैं वापस यहीं पहुँच गया, तो यहाँ तो सेम ही है। तो इस दोनों का कारण, इसके कारण कुछ गेन हुआ होगा, इसके कारण कुछ गेन हुआ होगा, दोनों मिलकर के जीरो होने चाहिए, तभी यहाँ पे हमें फिर से सेम पोटेंशियल देखने को मिलेगा। ऑलराइट, अच्छा और एक चीज़ देखो, हमारे पास एक इक्वेशन तो ये आ चुकी है, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। एक और इक्वेशन मुझे देखने को मिलेगी, वो क्या है, देखो यहाँ पर ये जो चार्ज है ना, वो चार्ज कम होता जा रहा है। कम होता जा रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ पर करंट है। करंट का मैग्नीट्यूड कितना होता है, जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है। जिस रेट से चार्ज फ्लो हो रहा है वो क्या है, इस चार्ज के चेंज होने की ही तो रेट होगी, कहीं यहीं से निकल के तो वो फ्लो हो रहा है, कहीं और से तो आ नहीं रहा है। क्या मैं लिख सकता हूँ आई इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी टी। सोचने की कोशिश करो, ऐसा हम लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर करंट पॉजिटिव है इस दिशा में, है ना, इस दिशा में मान के चले हम, तो क्यू की वैल्यू तो कम हो रही है, उस वक्त आई की वैल्यू पॉजिटिव है ना। क्यू की वैल्यू कम हो रही है तो इसका मतलब डी क्यू बाई डी टी नेगेटिव है, तो ये पॉजिटिव किस तरीके से आ सकता है, नहीं आ सकता है। इसलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर हमें एक माइनस इस तरीके से लगा देना पड़ेगा, और ये बन जाती है हमारी सेकेंड इक्वेशन। हमारे पास आई इस तरीके से आ रहा था, अब इस आई को आप डिफ्रेंशिएट करो ज़रा, है ना। इस आई को डिफ्रेंशिएट करोगे तो क्या मिलता है मुझे, डी आई अपॉन डी टी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी माइनस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी। और इस वैल्यू को मैं इस इक्वेशन में रख दूंगा, तो मुझे यहाँ पर देखो फिर से इक्वेशन क्या मिल जाती है, प्लस क्यू डिवाइडेड बाई सी माइनस एल डी आई अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी आती है, फिर से माइनस लगा हुआ है यहाँ पे, तो माइनस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर, सॉरी डी टी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। और अब हम यहाँ पर इधर उधर करेंगे थोड़ा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो डी स्क्वायर क्यू अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एल सी टाइम्स क्यू। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसको कंपेयर करो हमारी एसएचएम वाली जो इक्वेशन थी। एसएचएम वाली इक्वेशन में क्या आता था हमारे पास, एसएचएम वाली इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरीके की होती थी, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का ओमेगा स्क्वायर टाइम्स एक्स, करेक्ट। तो हमारे पास अगर मैं इसको और इसको कंपेयर करूँ, यहाँ पर एक्स में ऑसिलेशन होते थे हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास चार्ज के कुछ ऑसिलेशन होंगे, और ये ओमेगा स्क्वायर बेसिकली यहाँ से हमें ओमेगा की वैल्यू भी मिल जाती है, यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ओमेगा इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। और मेरे पास क्यू की जो इक्वेशन आ जाएगी, क्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, एसएचएम वाली इक्वेशन आ जानी है, साइनोसॉइडल फंक्शन आएगा, साथ में इसकी कुछ इनिशियल या फाइनल कंडीशन के हिसाब से। तो क्यू को मैं लिख दूंगा, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस फाई। इस तरीके से मेरे पास अब एलसी ऑसिलेशन की इक्वेशन आ गई। पहली चीज़ ये देखो, फ्रीक्वेंसी याद है 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ एल सी। ये फॉर्मूला कहीं देखा देखा लग रहा है, हमने LCR सीरीज में रेजोनेंस के बारे में पढ़ा था, वहाँ रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी भी यही आती थी।
तो क्या ये रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी है? एक्चुअली रेजोनेंस की फ्रीक्वेंसी नहीं है, ये एलसी ऑसिलेशन है। देखो रेजोनेंस कब होता है, इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। मैं किसी फ्रीक्वेंसी से एनर्जी दे रहा हूँ, सामने वाले की अगर फ्रीक्वेंसी मैच हो जाती है कि उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी वैसी है, तो वो बहुत ज़्यादा एनर्जी मैं उसको दे पाऊंगा, उसका एम्पलीट्यूड की वैल्यू बहुत मैक्सिमम होती है, उस इफेक्ट को बुलाता है रेजोनेंस। ये रेजोनेंस नहीं है यहाँ पे, तो इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी आ रही है। ठीक, तो इसको रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी से कंफ्यूज मत करना, फॉर्मूला वाइज सेम आ रहा है। आपसे ये सवाल शायद कोई पूछेगा भी नहीं कि इन दोनों के बीच में टेक्निकल डिफरेंस क्या है। ऑलराइट, ये सब हमें नहीं करना। अच्छा, चार्ज मेरे पास इस तरीके से आ गया। ऑलराइट, अब यहाँ पर देखो हमारे पास इनिशियल कंडीशन क्या थी। इनिशियल कंडीशन लेट्स से ये t इज इक्वल टू 0 पर हमारे पास यहाँ पे चार्ज Q नॉट था। तो अब मैं यहाँ पे इनिशियल कंडीशन रखूँगा। देखो आपको हमेशा इस तरीके के रिजल्ट देखने को मिलेंगे। चार्ज की वैल्यू Q नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगी या तो फिर कॉस ओमेगा टी आएगी, डिपेंडिंग अपॉन इनिशियल कंडीशन क्या है। यहाँ पर इनिशियल कंडीशन ये है कि t इज इक्वल टू 0 पर मैंने यहाँ पे स्विच लगा होगा तो उसको मैंने क्लोज किया होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पर चार्ज की वैल्यू आनी चाहिए मेरे पास Q नॉट। यहाँ पे t की वैल्यू 0 रख दो आप, तो ये वाली 0 हो जाएगी। साइन ऑफ फाई शुड बी इक्वल टू 1, तो यहाँ से मुझे पता चलता है कि फाई की वैल्यू एक्चुअली 90 डिग्री होनी चाहिए, तभी साइन फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो इसका मतलब मैं इसको रिप्लेस भी कर सकता हूँ, इसको मैं कॉस भी लिख सकता था। तो इन दिस पर्टिकुलर केस, इन दिस केस आई कैन राइट Q इज इक्वल टू Q नॉट कॉस ओमेगा टी। ये चीज़ मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ। चार्ज मेरे पास आ गया। हमेशा आप इनिशियल कंडीशन देख करके इस तरीके से चीज़ों को लिख पाओगे। अब बताओ क्या मैं करंट की वैल्यू बता सकता हूँ किसी भी टाइम टी पे करंट कैसा था? तो करंट के लिए मेरे पास देखो करंट की वैल्यू कितनी है, आई इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन डी टी। इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कॉस ओमेगा टी का डिफ्रेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी मल्टीप्लाइड बाय ओमेगा। तो ओमेगा इंटू क्यू नॉट, चलो यार लिख ही देते हैं इस चीज़ को। हमारे पास माइनस डी क्यू अपॉन डी टी की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली करंट के बराबर है, और यहाँ पर आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो ओमेगा बाहर आ जाएगा और माइनस भी होगा क्योंकि कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन ओमेगा टी होता है। लेकिन एक और माइनस लगा हुआ था हमारे पास, तो इस तरीके से वो फिर से प्लस हो जाएगा और हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाती है क्यू नॉट ओमेगा साइन ऑफ ओमेगा टी। अगेन यहाँ पर आप देख सकते हो टी की वैल्यू में अगर 0 रख दूँ तो मेरे पास साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाती है, टी इज इक्वल टू 0, करंट की वैल्यू 0 आती है और आनी भी चाहिए क्योंकि इनिशियली जब हमने इसको कनेक्ट किया था यहाँ पे कोई करंट नहीं था। तो इस तरीके से हमारे पास चीज़ आती है। यहाँ पे देखो आई को मैं फिर से लिख सकता हूँ, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, आई नॉट क्या हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू हो जाएगी क्यू नॉट इंटू ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू कितनी है, 1 अपॉन रूट एल सी, तो क्यू नॉट डिवाइडेड बाय अंडर रूट एल सी। इस तरीके से भी मैं आई नॉट की वैल्यू लिख सकता हूँ। तो अब से आपको यही देखना है, आपको हमेशा एलसी सर्किट दे दिया जाएगा, उसमें या तो इनिशियल कंडीशन क्या दी जाएगी कि यहाँ पे मेरे पास कुछ चार्ज था। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आपको बोल दिया यहाँ पे इस तरीके से एक सर्किट था प्राइमरी, जिसमें हमारे पास यहाँ पे एक बैटरी लगी हुई थी, एक रजिस्टर था, उसके कारण इसमें इनिशियली कुछ करंट है आई नॉट, फिर हमने यहाँ से स्विच को डिस्कनेक्ट करके इधर लगा दिया, अब यहाँ पे ऑसिलेशन होते हैं। उस केस में t इज इक्वल टू 0 पे इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा, लेकिन t इज इक्वल टू 0 पे हमारे पास कुछ करंट जरूर रहेगा, उसको हम बोल देंगे भाई अब हमारे पास इनिशियली करंट है। उस केस में मैं I की वैल्यू क्या लिखूंगा, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी, क्योंकि t इज इक्वल टू 0 पे करंट की वैल्यू आई नॉट के बराबर आनी चाहिए। तो अपने आप चार्ज की इक्वेशन क्या बन जाएगी, बन जाएगी चार्ज Q इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, और आपके पास इक्वेशन आ गई। फिर आप वैल्यूज़ निकाल के सॉल्व कर सकते हो। तो उनका एम्पलीट्यूड क्या होते हैं वो सारी चीज़ें भी अभी हम देख लेंगे। हमें ये समझ में आना चाहिए कि ऑसिलेशंस किस तरीके से हो रहे हैं, कभी ये वैल्यू पीक है, कभी ये वैल्यू पीक है, दैट्स इट। एलसी ऑसिलेशंस की एनर्जी देखते हैं। हमारे पास देखो किसी भी टाइम टी पे हमारे पास जो चार्ज की वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी, और सिमिलरली मेरे पास करंट की वैल्यू आई थी वो आई थी आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी। अच्छा, किसी भी टाइम टी पर मेरे पास कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर होती है वो कितनी होती है, यूसी अगर मैं उसको बोल दूँ तो उसकी वैल्यू होती है क्यू स्क्वायर अपॉन 2c, जो भी उस वक्त चार्ज रहा होगा। किसी भी टाइम टी पे चार्ज की अगर वैल्यू मेरे पास ये है तो यही मैं यहाँ पर रख दूंगा, और मेरे पास जो एनर्जी आ जाएगी यूसी की वैल्यू देखो क्या आ जाती हो जाती है क्यू नॉट का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2c। तो ये हमारे पास एक्चुअली एक फिक्स्ड कांस्टेंट आ जाता है, और यहाँ पर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी है, ये हमें
SHM में भी हमने एनर्जी देखी थी, एनर्जी भी कुछ ऑसिलेट करती थी, यहाँ पर भी एनर्जी ऑसिलेट करने वाली है। सिमिलरली मैं लिख सकता हूँ एनर्जी इन इंडक्टर, उसकी वैल्यू कितनी होती है, वो होती है ½ L I²। किसी भी समय पे मुझे करंट ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसी वैल्यू को अगर मैं I² में रख दूँ तो देखो ये वैल्यू कितनी बन जाती है, ½ L I0 का स्क्वायर इंटू sin² ऑफ ω t। अगेन डिपेंडिंग अपॉन कि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या थी, ये कॉस की जगह साइन हो सकता है, ये साइन की जगह कॉस हो सकता है, अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे चेंजेस कर लोगे, लेकिन इनका जो नेचर है वो देख करके हमें कुछ चीज़ें पता चल रही हैं। ऑलराइट, अब देखो हमने देखा था कि हमारे पास I0 की जो वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, Q0 अपॉन √LC, है ना, Q0 ओमेगा आया था। तो यहाँ पर अगर मैं I0 का स्क्वायर रख दूँ, I0 का स्क्वायर हो जाता है Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, यहाँ पे बचेगा सिर्फ LC, तो ये हो जाएगा Q0 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय LC, L से L कट जाएगा और हमारे पास इसी की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी Q0 का स्क्वायर अपॉन 2C इंटू sin² ω t। यही जो एनर्जी है हमारे पास इस तरीके से आ गई। मैं इंटरेस्टेड हूँ टोटल एनर्जी में, U टोटल, उसकी जो वैल्यू है वो होगी UC प्लस UL, है ना, और इन दोनों को अब आप ऐड कर दो, एक कॉस स्क्वायर है एक साइन स्क्वायर, तो दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है हमारे पास Q0² अपॉन 2C, और ये कांस्टेंट वैल्यू आ रही है, टाइम डिपेंडेंट नहीं है। साथ में बहुत इंपॉर्टेंट, ये कौन सी एनर्जी है, इनिशियली जो भी कैपेसिटर पे एनर्जी थी वही है ये ना, तो दिस इज कांस्टेंट एंड दिस इज आल्सो द इनिशियल एनर्जी। ठीक, इसको फील करने की कोशिश करो। हमारे पास कभी कैपेसिटर में एनर्जी होगी, वो फिर थोड़ी देर में इंडक्टर में आ जाएगी, फिर थोड़ी देर में वो फिर कैपेसिटर पे आ जाएगी, फिर इंडक्टर में आ जाएगी, ऑसिलेशन चलते रहते हैं। जैसे हमारे SHM में होता था, काइनेटिक एनर्जी होती थी, वो पोटेंशियल में कन्वर्ट होती थी, फिर वो काइनेटिक में होती थी, फिर पोटेंशियल में होती थी, यही यहाँ पर भी चल रहा है। तो और एक चीज़ देखो, इनिशियली मेरे पास चार्ज दिया था, इसकी बजाय अगर मुझे इंडक्टर में किसी ने करंट डाल के दे दिया होता, वो वाला एग्जाम्पल भी अभी हम देख चुके हैं, तो दूसरे केस में हमारे पास क्या आता आंसर, यहाँ पर हमारे पास उसकी वैल्यू आ जाती है। देखो, या फिर यहीं पे आप Q0 की वैल्यू क्या रखते हो, Q0 इज इक्वल टू √LC टाइम्स I0 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर वैल्यू रख दोगे तो ये बन जाता है, यही बन जाता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू ½ L I0 का स्क्वायर। तो इनिशियल कंडीशन चाहे कैपेसिटर की तरफ से हो या इंडक्टर की तरफ से हो, दोनों की आप इस तरीके से एनर्जी जो लिखोगे वो एक्चुअली कांस्टेंट रहती है और इधर उधर आपस में डिस्ट्रीब्यूट होती रहती है। यही हमें देखना था, तो थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लेते हैं, एनर्जी के ग्राफ्स भी बना लेते हैं। LC ऑसिलेशंस के ग्राफ्स देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, हमने स्टार्ट किया लेट से इस जगह से या फिर इस जगह से, कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। एक किसी भी टाइम पे मेरे पास इसके ऊपर चार्ज होगा Q0, यहाँ पर होगा -Q0। इस वक्त हमारे पास करंट की जो वैल्यू होती है, I की वैल्यू कितनी होती है, I इज इक्वल टू 0। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, ये चार्ज यहाँ से फ्लो होने लगता है, फ्लो होते होते यहाँ पे चार्ज खत्म हो जाता है, हमारे पास फिर इसमें कुछ करंट आ जाता है, जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर होता है, वो होती है I0। इस तरीके से ना, ये हमारे पास इस तरीके से I0 करंट हो जाएगा। चार्ज की वैल्यू अब 0 हो चुकी है। फिर क्या हो जाएगा, अब इंडक्टर में करंट है तो करंट अब भी फ्लो होता रहेगा, और करंट फ्लो होता रहेगा, अब यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो जाएगा। फिर से थोड़ी देर बाद हम देखते हैं करंट की वैल्यू 0 हो जाती है, I की वैल्यू फिर से हो जाती है 0, I इज इक्वल टू 0। और अब यहाँ पर हमारे पास देखो, चार्ज इधर से फ्लो होते होते इधर आ गया, तो जो पॉजिटिव चार्ज पहले ऊपर वाली प्लेट पे था, अब वो नीचे वाली प्लेट पे आ जाएगा, इस तरफ हो जाता है +Q0, इससे हो जाता है -Q0। अब ये यहाँ पर चार्ज इकट्ठा हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस के कारण फिर से इस तरीके से करंट आता है। अब की बार करंट हमारे पास इस तरीके से आता है, ये है ना, और थोड़ी देर में हम देखते हैं करंट आते आते फिर यहाँ पे चार्ज की वैल्यू खत्म हो जाती है, पूरी की पूरी एनर्जी इंडक्टर में चली आती है। तो हम बोलते हैं यहाँ पर फिर से हमारे पास करंट की मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, जो कि I0 के बराबर है, इस तरीके से I0, और Q की वैल्यू फिर से यहाँ पर 0 हो चुकी है। अब यहाँ पर इस तरीके से करंट जा रहा था, तो करंट जा रहा था तो फिर यहाँ पे चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इकट्ठा हो जाएगा, हम फिर से यहाँ पे पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से हमारे पास LC ऑसिलेशन में टोटल चीज़ें होती रहती हैं। अब आप देखोगे यहाँ पे ये पूरी की पूरी साइकिल में हमें टाइम कितना लगता है, टाइम पीरियड के बराबर, 1 टाइम पीरियड के बराबर। क्या आप टाइम पीरियड की वैल्यू बता सकते हो? टाइम पीरियड यहाँ पर हमारे पास जो होता है, टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाएगी 2π/ω। ओमेगा की वैल्यू कितनी होती है, 1/√LC, तो इसको हम लिख सकते हैं 2π/√LC। इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। ऑलराइट, अब किसी भी जगह से आप स्टार्ट करो, लेट्स से मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, तो ये हो जाता है मेरा T इज इक्वल टू 0।
अगर टी की वैल्यू जीरो है तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, हमारे पास करंट की वैल्यू जीरो है, चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है। तो अब मैं ग्राफ बनाऊंगा, पहले यहाँ पे करंट और चार्ज के, यहाँ पे है ये मेरे पास करंट का ग्राफ है, ये मेरे पास चार्ज का ग्राफ है। इस वक्त करंट की वैल्यू ज़ीरो है तो करंट की वैल्यू ज़ीरो होगी, और चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है तो चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू पॉजिटिव साइड से हमारे पास स्टार्ट होगा ग्राफ, यहाँ से इस तरीके से। फिर यहाँ से जब हम इधर आ जाते हैं तो ये टोटल साइकिल में टाइम पीरियड टी लगता है, यहाँ पे हम आ चुके हैं, कितना हो गया t/4, है ना। फिर ये हो जाएगा 2t/4, टाइम की भी वैल्यू लिख देते हैं, t इक्वल टू 0, ये है हमारा t इक्वल टू t/4, ये हो जाएगा हमारा t इक्वल टू 2t/4, या फिर उसको मैं t/2 भी लिख सकता हूँ। ये हो जाएगा t इक्वल टू 3t/4, ये हो जाएगा हमारे पास टाइम पीरियड कितना 0, या फिर 4t/4, यानी कि एक टाइम पीरियड के बराबर हो गया, तो हम उसको फिर रीसेट कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पर चार्ज की वैल्यू मैक्सिमम से स्टार्ट होती है, और ये मेरे पास देखो ये है t/4, 2t/4, 3t/4, ये यहाँ से हमारे पास एक्चुअली चार्ज कुछ इस तरीके से जाएगा। वापस हम ओरिजिनल पे जब आ जाएंगे चार्ज की, फिर से वही वैल्यू हो जाएगी। चार्ज का वेरिएशन हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है, ग्राफ साइनोसॉइडल आएगा ये इस तरीके से। करंट के बारे में देखिए, करंट इनिशियली ज़ीरो है और यहाँ पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें देखने को मिल रही है, और यहाँ पर इस तरीके से ज़ीरो से स्टार्ट होगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा हमें आपको करंट, है ना। ये हमारा करंट का ग्राफ हो गया। डिपेंडिंग अपॉन हमने करंट का डायग्राम में इस तरीके से मार्क किया है तो ग्राफ ऐसा आता है। अगर मैं करंट की मार्किंग इस तरीके से रखता तो फिर वो उसको माइनस भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको चीज़ें देखनी है। खास बात यह है कि जब चार्ज की मैक्सिमम वैल्यू है उसके t/4 टाइम बाद हमारे पास करंट मैक्सिमम वैल्यू पे है। जिस वक्त ये मैक्सिमम वैल्यू पे है चार्ज की वैल्यू जीरो हो चुकी है, और उसके थोड़ी देर बाद फिर चार्ज नेगेटिव में मैक्सिमम हो जाता है, करंट की वैल्यू फिर से जीरो हो जाती है। तो ये हमारे पास कुछ वेरिएशन देखने को मिलते हैं। एनर्जी की बात करते हैं। एनर्जी का SHM में क्या होता था, हमारे पास जो पार्टिकल की फ्रीक्वेंसी होती थी उससे डबल फ्रीक्वेंसी होती थी हमारे पास एनर्जी की। सेम चीज़ यहाँ पर देखने को मिलेगी। देखो अभी पूरी की पूरी एनर्जी इस कैपेसिटर में स्टोर्ड है, फिर पूरी की पूरी इंडक्टर में चली गई, फिर से कैपेसिटर में आ गई, फिर इंडक्टर में चली गई। तो एक साइकिल में हमारे पास कैपेसिटर की एनर्जी 2 बार पीक पे आई है। सेम चीज़ आप देखोगे इंडक्टर की भी 2 बार पीक पे आई है। तो यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी की अगर हम बात करें तो ये देखो, इसको मैं रहता हूँ दिस इज एनर्जी इन इंडक्टर, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज एनर्जी इन कैपेसिटर। एनर्जी इन इंडक्टर उसकी वैल्यू क्या होती है, हाफ Li²। करंट की वैल्यू जीरो है तो वो भी जीरो रहेगा। जैसे ही वो वैल्यू मैक्सिमम होती है एनर्जी मैक्सिमम, फिर जीरो। अब करंट नेगेटिव में होगा तो भी एनर्जी तो मैक्सिमम हो जाएगी, है ना, हमारे पास इस तरीके से, क्योंकि I² आता है। यहाँ पर हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। UL का जो ग्राफ होगा वो कुछ ये यहाँ से ऐसे स्टार्ट होता है इस तरीके से। सिमिलरली कैपेसिटर की एनर्जी स्टार्टिंग में t = 0 पर मैक्सिमम थी, वो जीरो होती है, फिर मैक्स होती है, फिर जीरो होती है, फिर मैक्स होती है। तो इसका एग्जैक्टली उल्टा ग्राफ हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा, कैपेसिटर की एनर्जी का ग्राफ। तो अगर हमारे पास यहाँ पे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी f है, यहाँ पे ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी f है चार्ज और करंट की, तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी 2f आ जाती है, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी 2f आ जाती है। इस पर बेस भी डायरेक्टली आपसे सवाल पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना हमेशा। ये हमारे साइनोसॉइडल फंक्शन है, ये साइन और कॉस के स्क्वायर वाले फंक्शन है, ये चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। यही होती है हमारी एनर्जी कंसिडरेशन। और एक चीज़ देखो, हमारे पास जो एनर्जी यहाँ पर अगर आप इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों ग्राफ को एक ही साथ बनाते तो वो ग्राफ कुछ इस तरीके के आते हैं, और इन दोनों को ऐड करोगे तो एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आ जाएगी। कभी वो एनर्जी इंडक्टर में स्टोर हो जाती है, कभी वो कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। तो देखो यहाँ पर जब कैपेसिटर में वो एनर्जी स्टोर है तो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में कैपेसिटर में इस तरीके से एनर्जी स्टोर रहती है ना। फिर उसके बाद वही एनर्जी स्टोर जाएगी इंडक्टर में। इंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में हमारे पास एनर्जी स्टोर होती है। यहाँ पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमको देखने को मिलेंगी जो इसमें से जाएंगी। फिर से वही एनर्जी स्टोर हो जाएगी हमारी वापस से कैपेसिटर में इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में, लेकिन अब की बार इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो चुका है। सेम चीज़ हमारे पास फिर से मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्म में यहाँ पर इंडक्टर में एनर्जी स्टोर हो जाएगी, उसमें भी डायरेक्शन बदल चुका होगा। तो एनर्जी कभी कैपेसिटर में है, कभी इंडक्टर में, कभी कैपेसिटर में, कभी इंडक्टर में, इस तरीके से वो लूप में चलती रहती है। वही हमारे LC ऑसिलेशंस होते हैं। इस बेस क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको मज़ा आ जाएगा।
A fully charged capacitor C with initial charge Q0 is connected to a coil of cells inductance L at t is equal to 0. The time at which the energy is stored equally between the electric and magnetic field is. बहुत ही अच्छा सा ये सवाल है। देखो हमारे पास इनिशियली कैपेसिटर चार्ज है, तो यानी सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर में स्टोर्ड है ना। तो ये अगर मैं ग्राफ बनाऊँ, यूसी की बात करूँ तो कैपेसिटर में ये रही एनर्जी इस तरीके से, ऐसे हमारे पास एनर्जी कैपेसिटर की कम होकर के इंडक्टर में आती है, वापस कैपेसिटर में स्टोर हो जाती है। ये हमारे पास इंडक्टर की एनर्जी है। इंडक्टर की एनर्जी की बात करूँ तो ये आती है हमारे पास, ये आ गई हमारे पास UL। किस टाइम पर हमारे पास एनर्जी दोनों में बराबर है, एनर्जी यहाँ भी बराबर है, यहाँ भी बराबर है, लेकिन हमें तो पहला वाले टाइम की बात की होगी। तो देखो ये वाला हमारे पास जो टाइम है, ये टाइम t मुझे पता करना है। तो इसको आपको किस फॉर्म में पता करोगे, आपको टाइम पीरियड निकालना आता है। टाइम पीरियड की फॉर्म में आपको आंसर निकालना है, टाइम पीरियड का कितना ये फ्रैक्शन है। बहुत ही अच्छा सवाल हो गया है। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है ए। कैसे है देखो, अगर हमारे पास चार्ज की बात करूं तो चार्ज का ग्राफ किस तरीके से आ सकता है, स्टार्टिंग में कुछ था, फिर वो नेगेटिव में बढ़ेगा, फिर इस तरीके से आएगा। लेकिन अगर मैं एनर्जी की बात करूं तो एनर्जी तो हमारे पास इस तरीके से होती है, वो साइन का स्क्वायर ग्राफ होता है ना। तो हम जानते हैं कि इसकी जो भी फ्रीक्वेंसी होगी उससे डबल फ्रीक्वेंसी यहाँ पर होती है। तो अगर एक बार 0 से स्टार्ट होकर के फिर हम वापस पीक पे पहुँचे हैं, तो यहाँ पे एक्चुअली हमारे पास जो टाइम हुआ होता है ये होता है T/2। तो उससे मुझे पता चलता है ये टाइम है मेरे पास कितना, T/2। अब ये T/2 है तो ये कितना हो जाएगा, ये वाली जो वैल्यू ये हो जाएगी हमारे पास, दिस विल बिकम हमारे पास T/4। तो ये जो हमें टाइम एक्चुअली पता करना है, ये जो टाइम हमें चाहिए एक्चुअली हो जाता है T/8। मेरे को टाइम की वैल्यू पता चल गई, वो होगी T/8 के बराबर। टाइम पीरियड क्या मुझे पता है, टाइम पीरियड देखो कितना होता है, वो होता है 2π/ओमेगा। ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, 1/√LC। उसकी वैल्यू हो जाएगी 2π/LC। ये तो हमारे पास टाइम पीरियड है। टाइम पीरियड का 1/8 करना है, तो यहाँ से टाइम पीरियड का 1/8 करोगे तो आ जाएगा π/4/√LC, और ए बन जाता है हमारा करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा सवाल था। A capacitor of capacitance इतने microfarad is charged completely using a DC supply of 100 volt. It is now connected to an inductor of inductance इतने to form an LC circuit. The maximum current in the LC circuit will be. तो ये बहुत ही अच्छा सवाल है, कॉन्सेप्चुअल सवाल है। देखो हमारे पास कुछ इनिशियल कैपेसिटेंस है और हमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, उसको चार्ज कर दिया गया है। क्या मैं उससे बता सकता हूँ मेरे पास इनिशियली Q0 की वैल्यू कितनी आएगी? बहुत ईजिली मैं पता कर सकता हूँ कैपेसिटर की इक्वेशन से। अब एक बार मेरे पास कैपेसिटर को चार्ज करके मैंने LC उसमें डाल दिया, तो मेरे पास कुछ कैपेसिटर में स्टोर्ड एनर्जी है, वो हमारे पास इंडक्टर की एनर्जी में जाती है, फिर से वो कैपेसिटर की एनर्जी में जाती है, आपस में इस तरीके से चेंज करते हैं। जब सारी एनर्जी यहाँ होती है तो चार्ज मैक्सिमम होता है, जब सारी एनर्जी यहाँ होती है तो हमारे पास करंट मैक्सिमम होता है। और हमसे मैक्सिमम करंट की वैल्यू पूछी है, तो आप यहाँ से अब मैक्सिमम करंट को पता कर सकते हो। एनर्जी कंजर्वेशन सिंपल लगाना है आपको। वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसका करेक्ट आंसर है 10 एम्पियर। देखो मेरे पास Q0 की वैल्यू सीधे सीधे आ जाती है, Q0 इज इक्वल टू CV के बराबर। अब इनिशियली कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर थी, UC की जो वैल्यू है, अब मैं उसको Q²/2C से भी लिख सकता हूँ, या फिर मैं उसको सीधे सीधे हाफ CV² से भी लिख सकता हूँ, क्योंकि जब उसको चार्ज किया था तो उस बैटरी से चार्ज किया था, उसके कारण मैं उसकी एनर्जी निकाल सकता हूँ। और यही एनर्जी इक्वल हो जाएगी हमारी हाफ LI0 I², यानी कि जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है उसके बराबर। यहाँ से हमारे पास ये वैल्यूज इस तरीके से कट जाएंगी और हमारे पास I0 की जो वैल्यू आ जाएगी, I0 इज इक्वल टू √, क्या आ जाता है, CV²/L। यहाँ से इसकी वैल्यू आ जाएगी, V बाहर निकल जाएगा, √, कैपेसिटेंस कितना है 500 × 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाई इंडक्टेंस की वैल्यू कितनी है 50 × 10⁻3। ये कट जाता है, 5 से 5 कट जाएगा, 1 0 से ये 0 कट गया, -3 से 10⁻³ कट जाएगा, और यहाँ से ये 10⁻³ और मिल करके कितना है 10⁻², बाहर आएगा सिर्फ 1/10। पोटेंशियल की वैल्यू थी हमारे पास 100 डिवाइडेड बाई 10, यानी कि 10 एम्पियर हमारे पास आंसर आता है।
तो बहुत ही अच्छा एनर्जी कंजर्वेशन का ये सवाल था। ये जो छोटा सा वीडियो आपने देखा, ये एक्चुअली छोटा सा पार्ट है बहुत ही छोटे से क्रैश कोर्स का, जिसमें हमने सारे के सारे फिजिक्स के कॉन्सेप्ट्स को बहुत ही कलरफुल तरीके से कवर कर लिया है। बहुत सारे प्रीवियस क्यूज और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस को भी देखा है। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, सारे के सारे वीडियोस देखना। और साथ में आप नोट्स की कलरफुल PDF को भी खरीद सकते हो, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखो। और मेरे व्लॉग्स को भी देख ही लो यार, तो क्योंकि मैं व्लॉगिंग भी करता हूँ। तो हम मिलेंगे अब कंप्लीट कोर्स में, या फिर आप मेरे व्लॉग्स को भी चेकआउट कर सकते हो। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी मिलते हैं।